कोरोना सूरत हाल आगाज में आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बढ़ रही है। केसेस की शरह 8.82% हो गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल भी कोरोना में मुब्तला हो गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 56,965 टेस्ट किए गए। 5,026 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से मजीद 62 मरीज इंतकाल कर गए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के फैलाव की शरह 22% और सिंध में 15% से बढ़ गई। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के वार खतरनाक। वायरस के फैलाव की शरह 9% के करीब जा पहुंची। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल भी कोरोना में मुब्तला हो गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 56,965 टेस्ट किए गए। 5,026 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.82% रही। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के फैलाव की शरह तकरीबन 22.5% और सिंध में 15% से बढ़ गई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10.5% से जायद। गिलगित बल्तिस्तान में 6.6, बलूचिस्तान में 5.42, खैबर पख्तूनख्वा में 5.34 और पंजाब में ये शरह 3.79% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 62 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 23,422 हो गई। कोरोना केसेस की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। बलूचिस्तान में कोरोना की शरह 11.56% तक पहुंच गई। गवादर में कोरोना केसेस की शरह 65% है। खुस्तार में 33 और तुर्बत में ये शरह 22% है। लसपेला में 7 रोज के दौरान 23% शरह से केसेस रिपोर्ट हुए। कोयटा में कोरोना वायरस की केसेस की शरह 4% रही। कराची में लॉकडाउन के दूसरे रोज शहरी घरों तक महदूद हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं। शहर में तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। कराची में लॉकडाउन का दूसरा रोज, छुट्टी के बायस शहरी घरों तक महदूद। शहर में तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। शॉपिंग सेंटर्स और दुकानों को ताले लगे हुए हैं। कुछ नाकों पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। कई मकामात पर नाके हैं लेकिन एहलकार नहीं। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस ने चंद शाहराहों पर नाके खत्म कर दिए। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बावजूद बेशतर शहरी मास्क के बगैर ही घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। कराची में लॉकडाउन की सख्तियां दूसरे रोज भी जारी हैं। पुलिस नाकों पर शहरियों से वैक्सीन कार्ड और घर से निकलने की वजूहात पूछी जा रही हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे अफसल परवेज। कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? अहले खाना के साथ साथ अब शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगने वाले नाकों पर पुलिस को भी बताना है वैक्सीन कार्ड है या नहीं। इसका कोई मसला नहीं। आगाही मुहिम जारी है SOP के हवाले से, लेकिन बिला वजह घरों से बाहर ना निकले। एक नई हिकमत अमली बनाई है जिला इंतजामिया और पुलिस ने एक नई हिकमत अमली तैयार की है। मार्केटों की गलियों को कर्नाटे लगाकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज दुकानदार अपनी दुकानों पर तो आए और मार्केटों में जमा हो गए। अब देखना यह है कि कराची के शहरी SOP पर अमल करते हैं। यहाँ पर जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से दी जाने वाली हिकमत अमली पर अमल करते हैं। जी। और कराची में शहरियों की कसीर तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर पहुंच गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। जी फैज, बताइएगा। जी, कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन कराने के लिए हज़ारों की तादाद में शहरी पहुंचे हैं और यहाँ बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं जो वैक्सीनेशन के अमल में शरीक होने के लिए यहाँ पर आए हैं। इससे पहले यहाँ इतना रश नहीं होता था, लेकिन जब से हुकूमत की जानिब से सख्ती की गई है और ऐलानात किए गए हैं कि सिम्स बंद कर दी जाएंगी और दीगर इस हवाले से भी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, तो बड़ी तादाद शहरियों की एक्सपो सेंटर पहुँच रही है और वैक्सीनेशन का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर नाक़िस इंतज़ामात के सबब बदनज़मी हो गई थी, जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन आज इस हवाले से सिक्योरिटी एहलकार ज़्यादा तैनात किए गए हैं। मुसलसल यहाँ शहरियों की आमद हो रही है। शहरी यहाँ पर आकर कोरोना वैक्सीन करवा रहे हैं। जी
वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में वैक्सीनेशन 3 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पहली 1 करोड़ वैक्सीनेशन में 113 दिन, दूसरी में 28 दिन और तीसरी में सिर्फ 16 दिन लगे। मुल्क में वैक्सीनेशन तेज़ी से बढ़ी है। गुज़श्ता रोज़ 9,34,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई, जबकि 6 दिनों में 50 लाख वैक्सीनेशन की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करना शहरियों के मफाद में है, जिससे शहरी खुद को और दूसरों को महफूज बना सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना सबसे मौसर है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। शरह में मजीद इजाफा हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ सकता है। शहरियों को संजीदगी दिखानी होगी। शहरी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में हुकूमत का साथ दें। सिंध में लॉकडाउन पर विफाक और सूबाई हुकूमत में जुबानी जंग। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि भारत जैसे हालात के जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि सूबा इनफरादी फैसला नहीं कर सकता। मुर्तज़ा वहाब ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। फिरदौस आशिकाबान ने कराची में खाना जंगी का खदशा जाहिर कर दिया। असद उमर ने कहा बिलावल साहब बराए मेहरबानी कोरोना को सियासी न बनाएं। जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। हर चीज पे सियासत खेलना चाहते हैं। सिविल वार शुरू हो जानी है। इन लोगों को अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी। सिंध हुकूमत का बगैर तैयारी का लॉकडाउन, विफाक की कड़ी तनकीद। जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी हुकूमत के दिफा में आ गए। हर चीज पे सियासत खेलना चाहते हैं। भारत की तरह कराची में कोरोना वायरस का फैलाव होता है तो उसका जिम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा, मैं उनको पकड़ूंगा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा सिंध हुकूमत विफाक और NCOC के फैसलों से बाहर नहीं जा सकती। सिंध हुकूमत के इस वक्त के जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब बोले NCOC को एतमाद में लिया। कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इन लोगों को अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी। NCOC का इशू किया हुआ कागज बता रहा है तो उनसे रुजू किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा लॉकडाउन का हामी बाल बच्चों के साथ अमेरिका चला जाता है। लॉकडाउन सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिश होती है जो 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों में अमेरिका चले जाते हैं बच्चों को लेकर। फिरदौस आशिकाबान ने कराची में लॉकडाउन से खाना जंगी शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। लॉकडाउन कर देंगे, ये हालात सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहने, वहाँ सिविल वार शुरू हो जानी है। इधर विफाकी वजीर असद उमर ने कहा मिस्टर जरदारी आप क्या चाहते हैं? लॉकडाउन लॉकडाउन भारत में लॉकडाउन लगा, दुनिया ने तबाही देखी। बिलावल साहब कोरोना के बारे में आप कुछ नहीं जानते। बराए मेहरबानी कोरोना को सियासी ना बनाएं। और आपका वजीर आज़म एक बार फिर आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज टेलीफोनिक राब्ते के तीसरे सेशन में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म आज एक बार फिर आवाम के साथ मुखातिब होंगे। वज़ीर आज़म दोपहर 3 बजे टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर सवालात के जवाब देंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में कई घर सैलाबी रैले में बह गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस 3 रोज से बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी है। दरियाए चनाब में सैलाब से झंग के 25 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही, निज़ाम जिंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल, कई घर सैलाबी रेले में बह गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस 3 रोज से बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी। एबटाबाद में तेज बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया। तूफानी बारिशों के बाद खुशाब में दामन निहाड़ के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रेले की जद में आकर मुतअद्दिद घर ज़मीन बोस हो गए। कई राब्ता सड़कों, पुलों और फसलों को नुकसान पहुंचा। दरियाए चनाब में सैलाब से झंग के 25 गाँव डूब गए। दरिया का पानी शहर के हिफाजती बंद तक जा पहुंचा। मुतासरा इलाकों से शहरियों की मुंतकली का सिलसिला जारी है।
जबकि चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती का कहना है कि हालात कंट्रोल में हैं। शाहराह कराकोरम छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था, PDMAs एनडीएमए के तहत नहीं, लेकिन हम मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। कंट्रोल में है। AKH को भी छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 2 दिनों में हैवी ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। PDMAs जो हैं वो हमारे मातहत तो काम नहीं करते, लेकिन हम मिलकर इकट्ठे एज वन टीम काम करते हैं। लोगों को एहतियात से काम लें, खास तौर के ऊपर गैर जरूरी सफर न करें। औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए और इंतजामिया और इमरजेंसी के जितने इदारे हैं उनके साथ जितना तामुन किया जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईन यूसुफ कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन का वाहिद रास्ता सिर्फ सियासी मफाहमत है। अमरीका से कोई खुफिया मुआहिदा नहीं हो रहा। माजी में अमरीका से खुफिया मुआहिदे होते रहे हैं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। मशरकी पड़ोसी भी साजिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और अमरीका को फ्रेंकली पहले से ज़्यादा इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में एक सिक्योरिटी वैक्यूम आ रहा है, जो कि आ रहा है, उसमें तो कोई डिबेट नहीं, हमें नज़र आ रहा है, तो कोई और ऐसा मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में और ख़ित्ते में या पूरी दुनिया में जिसके साथ मिल के काम हो सके शेयर्ड थ्रेट्स पे। अब वो शेयर्ड थ्रेट्स क्या हैं? अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ी है। उसमें फिर ऐसे गिरोह जन्म ले सकते हैं जो बाद में वहाँ पे मसाइल क्रिएट करें, और दुनिया के लिए तो करें ही करें, पाकिस्तान के लिए तो अभी वहाँ मसाइल हैं। हम बार बार ये कह चुके हैं, बदकिस्मती से अफ़गान सॉइल इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हो रही है। इसको कंट्रोल करना हमारे लिए ज़रूरी है। अफगानिस्तान में कशीदगी उरूज पर है। रात को कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेटों से हमला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कंधार एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद परवाजें मनसूख कर दी गई। रॉकेट हमले में रनवे को नुकसान पहुंचा, जिसकी मुरम्मत का काम जारी है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान की कंधार, हेरात और लश्करगाह की जानिब पेशकदमी जारी है। तालिबान हेरात के करीब पहुंच गए हैं। अफगान स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हेरात पहुंच गए। सूबे हेरात के 17 में से 15 अजला तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ काबिज फोर्सेस ने ज़िला पुलवामा में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जुलाई में काबिज फोर्सेस ने 37 कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों को हिरासत करने के लिए 1 माह में 200 से ज़ायद सर्च ऑपरेशन किए, जिनमें 50 से ज़्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया और 10 मकानों को नुकसान पहुँचाया। MQM पाकिस्तान का माह अगस्त को माह आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 13 अगस्त की रात को शब दुआ मनाई जाएगी। पहले और दूसरे हफ्ते तक यौम परचम मनाया जाएगा। तीसरे और चौथे हफ्ते में कौमी सेमिनार, मुज़ाकरात, मुबाहिसे और क्रिकेट मैच कराए जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने माह अगस्त को माह आज़ादी के तौर पे मनाने का फैसला किया। 1 अगस्त है जिसको हम यौम परचम के तौर पे मना रहे हैं और ये सिलसिला दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। 13 अगस्त की रात शब दुआ मनाएंगे। तीसरे और चौथे हफ्ते में कौमी सेमिनार भी रखा है, मज़ाकरे रखे हैं, मुबाहिसे रखे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हैदराबाद सखर मोटरवे को 5 अजला ने सेक्शन 4 कर दिया। ज़िला जामशोरो ने मंसूबे को सेक्शन 4 नहीं किया क्योंकि ज़िला जामशोरो वज़ीर आला सिंध का है। हलीम आदिल शेख बरस पड़े, कहते हैं 306 किलोमीटर तवील मोटरवे का 14 किलोमीटर का हिस्सा साईं के ज़िले से गुजरना है, तो वहाँ से नहीं गुजर सकते। इसका 30 महीने में कंप्लीशन पीरियड जो कि 2023 में इसको मुकम्मल होना चाहिए। 306 किलोमीटर है हैदराबाद से सखर तक, 225 अरब तक का ये टोटल प्रोजेक्ट है। मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि 7-8 महीने हो चुके हैं कि सिंध की तरक्की के दुश्मन कौन है। इस मोटरवे पे इमरान खान ने सफर नहीं करना। बराह रास्त आपको ले चलते हैं। असद उमर, डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। जायजा लिया जाता है, उस सबको हमने देखा, उसका तज्जिया भी किया। जो पहले लहर जितनी गुजरी हैं उनके साथ भी उनकी उसका मुवाजना करके देखा और वो सब देखने के बाद कुछ हमने सिफारिशात के ऊपर भी बातचीत की है और अब वो सूबों के साथ जो है हम वो मुशावरत करेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। तफसीली जो कामात हैं वो तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जो एक दफ़ा मंजूरी देंगे उसके बाद ही वो जारी किए जाएंगे, लेकिन
जो हमारा अभी तक तरीक़े कार रहा है, एक टारगेटेड तरीके से हम बंदिश लगाते हैं और उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की तफसील साथ वर्क करके ताकि कोई ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी भी लोगों को ना हो और साथ साथ वबा के फैलाव के ऊपर भी रुकावट लाई जा सके और साथ से कम लोगों की रोजगार पर असर अंदाज होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वबा के फैलाव को रोकने में कौन से काम असरअंदाज हो सकते हैं, वो तमाम जो हम पहले 3 लहर के अंदर आप देख चुके हैं और आपकी यानी अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की शराकत के साथ, आपकी मुआवनत के साथ अल्लाह ताला ने करम किया है और हर दफ़ा हम इसको रोकने में कामयाब हुए हैं और हमने ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होते हुए देखी पाकिस्तान में जैसी हमारे ज़्यादातर हमारे इस खत्ते के अंदर नज़र आई है। पहले आपने देखा था ईरान में जिस किस्म की तबाही आई और अब दोबारा से वहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई हैं, सूरत हाल ख़राब है। भारत के अंदर तो जो हुआ वो तो देख के लोग बाकायदा खौफज़दा हो गए थे, किस तरीके से भारत में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, फुटपाथ पे पड़े हुए थे मरीज। आजकल पिछले चंद हफ्तों से बांग्लादेश में बहुत ख़राब सूरत हाल है और काफ़ी अरसे से तकरीबन रोज़ाना जो है वहाँ, हालांकि उनकी आबादी हमसे को 30% कम है, लेकिन 200 से ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। इंडोनेशिया में पिछले चंद हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात हैं, उनकी आबादी हमसे कुछ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और वहाँ पे 1500, 1600, 1700 हलाकतें हो रही हैं। अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से इस वबा में इजाफा आया है। तो जैसे मैंने कहा कि तकरीबन तमाम, उससे पहले नेपाल के अंदर, तो बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है लेकिन हमारे खत्ते के अंदर हमने देखा है कि करके ममालिक जो है, इसी तरीके से मशरकी एशिया जो है वहाँ पर निस्बतन बेहतर हालात रहे थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, इंडोनेशिया मैंने पहले जिक्र किया, इन तमाम के अंदर भी बढ़ती जा रही है। और इसकी जो ये वाली जो लहर है, इसकी बुनियाद जो बन रही है वो भारतीय वेरिएंट है। वो जो भारत से वेरिएंट शुरू हुआ इस कोरोना का, वो इंतहाई तेज़ी से फैलता है। इससे पहले जो बरतानवी जो वेरिएंट था, वो शुरू में जो कोरोना का जो मर्ज था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, तकरीबन को 70-60-70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता था। और ये जो है भारतीय वेरिएंट, ये उससे भी ज़्यादा कोई 60-70% ज़्यादा बरतानवी वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे हमने कहा कि बड़े टारगेटेड तरीके से, सेलेक्टेड तरीके से, और वो भी हम शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज़्यादा खदशा नज़र आ रहा है। जो उमूमी तौर पर बड़े शहर हैं उसका भी फैसला कल वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद हो जाएगा कि कौन से हमने कर ले। तो एक तो ये हिस्सा था जिसका आपको बताना चाहते थे और आपसे एक दफ़ा फिर अपील करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार जो है वो किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। एक आम पाकिस्तानी, एक इनफरादी, अगर आप बड़ी सादा सी हमारे डॉक्टर साहिबान ने जो तदाबीर बताई हुई उस पर अमल करेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये मास्क पहनना है आपने जब भी आप भीड़ में हो या ऐसी बंद जगह पर हो, आपने ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने से गुरेज करना है और थोड़ा सा फासला रखना है लोगों के साथ जिस वक्त आप एक भीड़ वाली जगह पे हों। इतनी सादा सी चीज़ें हैं, इससे लोगों की सेहत भी का भी हिफाजत हो सकती है। इससे सिर्फ आपकी नहीं, आपके आसपास के लोग जो हैं, बिकॉज याद रखिए ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसमें हो ये रहा है, घर में एक को लगता है, एक फर्द को लगता है तो एकदम से पूरे घर के अंदर फैल जाता है। आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, उनका एहतियात करना, उनका ख्याल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ता इधर से निकलने का जो है वो वैक्सीनेशन ही है और आपने देखा कि मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो टोटल मंजूरी दी गई है, जितना ये पैसा इस वैक्सीन को खरीदने के लिए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है, वो तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब है और अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई जा चुकी है, तेजी से लगवाई भी जा रही है। 2600 वैक्सीनेशन सेंटर मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के तूल अर्ज में कायम कर दिए गए हैं। तकरीबन 3000 मोबाइल यूनिट्स हैं जो लोगों के घर घर जाकर और उनके इलाकों में जाकर वहां पर वैक्सीन लगा रहे हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि आपने देखा कि जो पहले 1 करोड़ डोज वैक्सीन की लगाई गई पाकिस्तान में, उसको 113 दिन लगे थे 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने के लिए और ये अभी जो हमने आखिरी 1 करोड़ किए हैं, अब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है हमारी वैक्सीनेशन। तो ये जो 1 करोड़ हमने आखिरी लगाया है, ये 1 करोड़ जो हमने लगाया है
इसको सिर्फ 16 दिन के अंदर हम यहाँ पर लगाने में कामयाब हुए हैं। तो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 6 दिन, ये जो हफ्ता हमारा गुजरा है, पीर से लेके हमारा हफ्ते तक का जो अदाद शुमार आए हैं, तो सिर्फ इन 6 दिन के अंदर हमारा 50 लाख डोजेज लगाई गई हैं, 50 लाख वैक्सीनेशन की गई हैं। और पिछले 6 दिन में हर दिन जो है वो एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रही है। पहले 6,80,000 लगे, फिर 7,78,000 लगे, फिर उसके बाद 8,50,000 के करीब लगाए गए, फिर 9,04,000 और कल 9,34,000 वैक्सीन, और तमाम सूबों के अंदर नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आखिरी चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा, इसलिए आपको मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई वो भी जल्द अज जल्द जाके लगाएं। ये तमाम इंतजाम आपके लिए किए गए हैं। आपकी सेहत की हिफाजत के लिए वफाकी हुकूमत ने ये पूरे वैक्सीन का निज़ाम बनाकर सूबों के जरिए अब ये लगाई जा रही है। और इसी से मिलता जुलता मैं आखिरी चीज, क्योंकि पिछले कोई 48 घंटे से बहुत ज्यादा बातचीत भी हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि क्यों ये सारा निज़ाम जो बनाया गया है उसमें ये एनसीओसी का क्या रोल है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई और इसकी इफादियत क्या है। हमसे बहुत ज्यादा अमीर ममालिक जो हैं वहां पर हमने देखा कि जो आप अमेरिका के अंदर देख लें, बहुत बड़ी हद तक बरतानिया में यही मसला देखा गया और बड़े बड़े ममालिक के अंदर, अमीर ममालिक के अंदर, कि क्योंकि मरबूत निज़ाम नहीं था, क्योंकि एक जगह नहीं थी जहां पे तमाम मालूमात आ रही हैं, तज्जिया हो रहा है और फिर वहां से एक जगह से फैसला निकल के पूरे मुल्क के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और फिर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो जो कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की अपने लिए हदफ सेट करने के लिए, वो बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके। इसलिए ये जो निज़ाम बनाया गया, सबने इसकी इफादियत देखी। इसके अंदर वफाक और वफाक में सिविल और मिलिट्री तमाम जितने कंपोनेंट्स हैं वो साथ यकजा हुए, यहां पर तमाम सूबे यहां पर आए और इस एक प्लेटफॉर्म से, कौमी प्लेटफॉर्म जो बना, वहां से ये फैसला साजी की गई और उसके अंदर वफाक भी शराकतदार है, सूबे भी शराकतदार हैं और सबने इसका फायदा देखा। इसलिए जरूरी है कि ये जो 15 माह से इतना कामयाब निज़ाम हमारा चला है, हम इसको इसी तरीके से, जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट फिक्स व्हाट एंड ब्रोकन, जो चीज टूटी भी नहीं है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज जो कामयाब है, जो दुनिया में हर तरफ से तारीफ हो रही है, वो इंडेक्स कह रहा है कि जी दुनिया के अंदर 3 बेहतरीन ममालिक जिसने दफा किया उसमें से पाकिस्तान है। तो ये जरूरी है कि इसी तरीके से हम साथ चलें। खास तौर पे मैं वैक्सीनेशन का आपको समझाना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की वजह से और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये एक सेंट्रल एक फोकल पॉइंट हो जो कि एनसीओसी का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वैक्सीनेशन कामयाब करने के लिए 3 मुख्तलिफ काम आपने करने हैं। आपने एक तरफ लोगों को तरगीब देनी है और उनको कहना है कि आप वैक्सीन लगाने के लिए आएं, ये पहला उसका हिस्सा है कामयाबी का। दूसरा उसका हिस्सा ये है कि उतनी तादाद में वैक्सीन आप खरीद कर मुल्क के अंदर लाएं ताकि वो लोग जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए उनके लिए वाफिर मिकदार के अंदर वैक्सीन दस्तयाब हो और उसमें कोई कमी ना नजर आए। और तीसरा हिस्सा वो है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो निजाम जिसके जरिए ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, वो वैक्सीनेशन सेंटर और मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वो 3। अब ये तमाम अगर आपके पास मालूमात नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि आज मेरे पास वैक्सीन इन्वेंट्री कितनी है और पूरे मुल्क के लिए, और कल मैं कितनी खरीदने जा रहा हूं, मेरे पास 3 हफ्ते के बाद कितनी आएगी, मेरे पास 6 हफ्ते के बाद कितनी आएगी, तो आपको नहीं पता मैंने किस रफ्तार से आगे, तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से, और अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपको ये सूरत हाल नजर आएगी कि लोग टीका लगवाने के लिए जाएंगे और वहां पे वैक्सीन नहीं आएगा। ये पूरे तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया है। इस 6 माह के अरसे के अंदर इतने पेचीदा कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन के होते हुए पूरे पाकिस्तान के तूल अर्थ पे फैला हुआ, जैसे मैंने कहा, और ये मूविंग पार्ट्स 3 मुख्तलिफ चीजों को साथ चलते हुए सिर्फ 3 या 4 दिन का अरसा आया था जिसके अंदर हमें वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ा था, शिपमेंट्स डिले हुई थी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि इतनी बड़ी तादाद के ऊपर वैक्सीन लगने के बावजूद कमी कहीं महसूस नहीं हुई है। और उसकी वजह ही यही
सेंट्रलाइज प्लानिंग है। इसी तरीके से अगर आपको यह नहीं पता कि मैं आगे कितना डिमांड जनरेट यानी लोगों में कितना आगाही फैलाकर मेरी कामयाबी हो रही है और जो मैं फैसले करते जा रहा हूं या ये एक मरकजी लेवल से जो फैसले हो रहे हैं और लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, तो कितने लोग आएंगे, तो फिर आपको ये नजर आता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए, उनको वहां पे जगह नहीं मिल रही। अब घंटों घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए तमाम चीज को जब तक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी पूरी इन तीनों पहलू को सामने रखते हुए फैसला साजी ना करे, तो आपके लिए, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो वबा के फैलाव को रोकने के लिए भी, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस कामयाबी से, क्योंकि ये वबा जो है ये बॉर्डर नहीं देखती, इस वबा को ये नहीं पता कि कहाँ खैबर पख्तूनख्वा खत्म हो रहा है और कहाँ पंजाब शुरू हो रहा है, इसको ये नहीं नजर आता कि सिंध किधर खत्म हो रहा है, बलूचिस्तान किधर शुरू हो रहा है। ना ये मुल्कों की कोई सरहद देखती है, इसको भारत, पाकिस्तान और ईरान में कोई फर्क और तमीज नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान के हर हिस्से को असरअंदाज कर सकती है, और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है तमाम बाकी दुनिया के ममालिक के साथ भी। तो मेरा मकसद आज ये आपको बताने का ये था कि ये जो सारा निजाम बनाया गया है और इसकी जो कामयाबी हासिल हुई है, उसका एक खास अंसर ये जो है, ये सेंट्रलाइजेशन जो है, यानी तमाम चीजें एक मरकज पर आकर और वहां से फैसले हों, ये इंतहाई जरूरी है। और इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे भी ऐसे ही लेके चलेंगे। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, सारी कौम को पता है कि एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। यहां पर जब डिजीज शुरू हुई, जब वबा शुरू हुई थी, 2 मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें थी, एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत, 3 तहरीक इंसाफ की हुकूमतें। तो कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तानी सब एक है, एनसीओसी एक ही नजर से सारे पाकिस्तान को देख रही है। और जिस तरीके से 15 माह से कोशिश की है, कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह ताला ने फजल किया है, अल्लाह ताला की रहमत से कामयाबी हासिल हुई है, दुनिया ने पजीराई की है। इंशाल्लाह ताला अगर इसी फॉर्मूला के तहत हम चलते रहेंगे तो मजीद आगे भी कामयाबी हासिल होगी। अब मैं जरा फैसल सुल्तान से दरख्वास्त करूंगा कि आपको जो वबा की सूरत हाल है, अस्पतालों में क्या हो रहा है, उसकी जरा तफसील बताएं। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने मरबूत फैसला साजी के बारे में बताया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मरबूत फैसला साजी के पीछे जो एदाद शुमार हैं, वो भी उसी एक मरबूत और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इकट्ठे होते हैं, उसको इस कमरे में एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, और इस सारे एनालिसिस और सोच विचार के बाद ही हम आपके सामने कुछ फैसले और रिकमेंडेशंस रखते हैं। कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हज़ार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे, और आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5,000 के करीब पहुंच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो अब सारा पाकिस्तान उसको देखता है, क्योंकि सब सीख गए हैं कि उसको क्या करना है, वो भी तकरीबन 8.8 है, और ये नेशनल पॉजिटिविटी है। इसका मतलब है जब हम इसमें बारीकी में जाएं और इंडिविजुअल शहरों को और सूबों को देखें तो वो इससे भी ज्यादा हमें इसका शुमार नजर आता है। अब इस पॉजिटिविटी के बाद जो बहुत अहम चीज है, और फिर से मैं आपको मेंशन करूंगा कि ये चूंकि आदाद शुमार यहां एक जगह पे आके दिखते हैं और प्रोविंस वाइज होते हैं, शहर के हिसाब से होते हैं, तो हमें हर जगह की सूरत हाल बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होती है। और 1-2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो औसत फिगर है तकरीबन डेली एडमिशंस की, यानी हर रोज कितने ऐसे मरीज हैं जो कोरोना वायरस की वबा लेके, बीमारी लेकर अस्पतालों में दाखिले के लिए पहुंचते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 480 से 500 के करीब पहुंच चुकी है। और अगर ये देखें कि उनमें से रोजाना के बेसिस पे किसी एक वक्त पे कितने लोग अस्पताल में क्रिटिकल केयर में दाखिल होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही होती है, तो वो तकरीबन 3,200 के करीब है। इससे ये चीज वाज़ेह होती है कि ना सिर्फ के बीमारी बढ़ी है, ये चौथी वेव जो है कोरोना वायरस की, ये वाज़ेह तौर पर हमारे सामने, हम उसके थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वो दबाव डाल रही है हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो भी बड़ा वाज़ेह है। ये दबाव इस वक्त बहुत क्लियरली आपको कराची में तो नजर आ रहा है, 55% के करीब जो क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, और उसमें इजाफे की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा फिगर है उसके मुताबिक तकरीबन आधे जो हैं उसमें से उस पर लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा ये दबाव दीगर शहरों में भी नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर एबटाबाद में, इस्लामाबाद में और दीगर।
اسی صورت میں اور اسی پس منظر میں جیسے اسد صاحب نے کہا کہ ہم قومی لیڈرشپ کے ساتھ کل اس پہ مزید مشاورت کریں گے اور کچھ آگے کی گزارشات اور سفارشات پیش کریں گے تاکہ ہم اس وبا کا منہ موڑ سکیں، رخ موڑ سکیں۔ آخر میں ویکسین کا ذکر اسد صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا، میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ واضح طور پہ جو ہمارے ہاں ویکسینز لگ رہی ہیں اعداد و شمار کے مطابق، اگین یہاں ایک پلیٹ فارم پہ تمام اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو لگی ہوئی ویکسین، اور جو بیچ میں سے اگر کیسز ہوتے ہیں ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں یا جو چند کیسز ویکسینیٹڈ میں بھی ہو جائیں تو اس کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ کم از کم 1/10 کا فرق ہے، یعنی اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے تو آپ کو بیماری ہونے کا جو رسک ہے وہ کم از کم 10 گنا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف کو پوائنٹ کرتی ہیں کہ ہم وہ تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں، ماسک کا پہننا، تھوڑا فاصلہ رکھنا، کمروں کا ہوادار رکھنا، ہجوم میں نہ جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کو لگوانا جو ہے، یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم مکمل طور پہ انشاءاللہ اس چوتھی ویو سے بھی نکل پائیں گے۔ آپ کی تعاون کا اور آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کرونا صورتحال پر میڈیا کو بریف کر رہے تھے، جس میں اسد عمر نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے کل وزیر اعظم کو سفارشات پیش کریں گے، ٹارگیٹڈ طریقے سے بندشیں لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ حکمت عملی سے کم بندشیں لگاتے ہیں تاکہ روزگار متاثر نہ ہو۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے معاملے پر سندھ کی مسلسل تذلیل کی جا رہی ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے خود کبھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا؟ اگر وہ غلط تھا تو پہلے آپ خود قوم سے معافی مانگیں۔ پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کے ذریعے کورونا کو قابو کیا۔ اسد عمر صاحب سے درخواست ہے کہ قوم کو گمراہ نہ کریں۔ لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے NCOC کی مرضی شامل تھی، اصل میں آپ کو سیاست کرنی تھی، اس لیے اس وقت خاموش رہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور آپ دونوں نے وزیر اعلیٰ کی بات مانی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔